प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट 3 के बारे में पढ़ते हैं। पहले 2 व्याख्यान में हमने पैनक्रियाज की संरचना, पैनक्रियाज का कार्य, पैनक्रियाज की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंसुलिन के बारे में, ग्लूकागॉन के कार्य के बारे में और इंसुलिन और ग्लूकागॉन के संतुलन के बारे में पढ़ा था। आज हम इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंसुलिन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा था कि ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। इसकी जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस है, और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस होती है वो टिश्यू स्ट्रक्चर है। इसी आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस की जो ये अल्फ़ा और बीटा सेल्स होती है ये आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्त्रवण करती है। ये जो अल्फ़ा बीटा सेल्स इंसुलिन का स्त्रवण करती है, इसके अलावा एफ सेल्स होती है जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड टीपी नाम का हार्मोन स्रावित करती है, और इसी कारण ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लूकोज हमेशा बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंड्यूस करता है, बीटा सेल को इंड्यूस करता है इंसुलिन सिक्रेशन के लिए। जैसे इस चित्र में अपन देख पा रहे हैं कि पैनक्रियाज की ये जो पैनक्रियाटिक आइसलेट है, इस पैनक्रियाटिक आइसलेट में जैसे ही सेल के ऊपर स्थित ग्लूकोज रिसेप्टर T2 ग्लूकोज चैनल को खोलकर सेल के अंदर ग्लूकोज इनटेक करता है, वैसे ही इन सेल्स के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन होने लगता है। अर्थात ग्लूकोज बीटा सेल को स्टिमुलेट कर रहा है रिलीज करने के लिए इंसुलिन। ये जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है ब्लड के अंदर तो सेल में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो जो एटीपी के बनने की दर होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, तो सेल में से पोटेशियम बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि सेल का पोटेशियम चैनल एटीपी कम होने के कारण खुल जाता है। अब इस अवस्था में सेल में विराम विभव स्थापित हो जाता है, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इस रेस्टिंग पोटेंशियल विराम विभव के अंदर जो कैल्शियम आयन के लिए गेट होते हैं वो बंद रहता है। इस कारण से जो एक्सक्रीटरी वेसिकल्स होती है, जिनमें कि पैनक्रियाट के बीटा सेल के अंदर जो इंसुलिन होता है वो सीक्रेट नहीं होता है, तो इस प्रकार इंसुलिन का सीक्रेशन इस समय नहीं हो रहा है। नो इंसुलिन सीक्रेशन व्हेन द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड इज लेस। इसके ठीक उलट कि जैसे ही ये ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता है, बढ़ते ही सेल में ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, तो एटीपी की मात्रा बढ़ती है, तो जो कैल्शियम चैनल गेट होता है वो पोटेशियम चैनल गेट होता है के गेट, वो बंद हो जाता है, तो सेल के अंदर पोटेशियम कम बाहर जाते हैं। इससे सेल विध्रुवित हो जाती है, सेल में विध्रुवण की घटना घटती है। जैसे ही सेल में विध्रुवण की घटना घटती है, कैल्शियम गेट ओपन हो जाते हैं, और ये जैसे ही कैल्शियम गेट ओपन होता है, लेवल ऑफ कैल्शियम इंक्रीज, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता है, और कैल्शियम की एंट्री साइटोप्लाज्म में होने के कारण से जो इंसुलिन के सिक्रेटरी वेसिकल है वो ब्रस्ट हो जाता है सरफेस पर, और इंसुलिन बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है। इस प्रकार इंसुलिन बीटा सेल जो होती है वो सीक्रेट करती है ग्लूकोज का लेवल जैसे अप होता है। इस चित्र में आपको इंसुलिन और ग्लूकागॉन का इंटर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जिसमें जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सीक्रेट होती है, तो सेल्स के अंदर मात्रा जो ग्लूकोज की कम हो जाती है। जैसे ही सेल्स में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, कम होते ही ग्लूकागॉन का स्त्रवण होता है, ग्लूकागॉन का स्त्रवण होते ही ग्लूकोज की मात्रा
रिलीज होने लगता है, ग्लाइकोजोनेलाइसिस लीवर करता है और ग्लूकोज की मात्रा वापस बढ़ जाती है। इस प्रकार इंटर रिलेटेड रिलेशन इंसुलिन और ग्लूकागॉन का चलता रहता है। ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस होती हैं, ये एंडोक्राइन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमने पढ़ रखा है कि प्रत्येक आइसोलेट्स के अंदर अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स होती है और ये अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल ही हार्मोन के स्त्रवण के लिए जिम्मेवार होती है। ये देखिए, आपको इस चित्र के अंदर बाकायदा 3 प्रकार की सेल्स नज़र आ रही है। ये बीटा सेल है यहाँ पे, ये यहाँ पे डेल्टा सेल है ग्रीन कलर की बड़ी, और ये देखो अल्फ़ा सेल है जो ग्लूकागॉन का स्त्रवण करती है। इस प्रकार अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये 3 प्रकार की जो सेल्स होती है, यही ग्लूकागॉन, इंसुलिन और पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है। अब जो इंसुलिन सिक्रेशन हमने अभी पढ़ा कि डीपोलराइजेशन जब सेल्स होती है तो ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये जो वेसिकल्स होते हैं, इनमें से होकर बाहर इंसुलिन निकल जाता है, क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बढ़ती है, एटीपी बढ़ने से जो पोटेशियम गेट होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं और कैल्शियम आयन बाहर से इंट्रासेलुलर आईसीएफ में फ्लूइड में एंटर कर जाते हैं। एंटर करते ही डीपोलराइजेशन होता है और डीपोलराइजेशन होते ही सेल के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाता है। अब कैसे इंसुलिन काम कर रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कैसे ग्लूकोज चैनल को करता है, तो जैसे ही इंसुलिन आता है, ये इंसुलिन, तो हर सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर पाया जाता है और ये इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है सेल के, तो ग्लूकोज चैनल जो कि क्लोज्ड होता है वो ओपन हो जाता है और सेल के अंदर ग्लूकोज इनटेक बढ़ जाता है। यदि ये इंसुलिन इस ग्लूकोज रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो ये जो ग्लूकोज चैनल लॉक्ड है वो लॉक्ड रह जाएगा और जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल से बाहर है वो बाहर ही ब्लड में रह जाएंगे और इस प्रकार ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। यानी कि इंसुलिन जैसे ही सेल के ऊपर स्थित रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, ग्लूकोज का गेट सेल का ओपन हो जाता है और सेल के द्वारा ग्लूकोज इनटेक होने लगता है और फिर इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने लगता है। इस प्रकार इंसुलिन ग्लूकोज के गेट को ओपन करके सेल में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को यूटिलाइज करने देते हैं, बढ़ाते हैं और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं। जैसे इस चित्र में हमें फिर समझ में आ रहा है कि जैसे ही इंसुलिन, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे ही देखिए इंसुलिन जैसे ही ये इंसुलिन सेल के इंसुलिन रिसेप्टर पे जुड़ा और अंदर एंटर हुआ, तो अंदर एंटर हो गया, होते ही ये जो ग्लूकोज का चैनल गेट है ये ओपन हो गया, तो बाहर से ग्लूकोज अंदर आने लग गया। ग्लूकोज अंदर आते ही ये वेसिकल का फॉर्म होने लगता है, ये वेसिकल का मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है। तो इस प्रकार ग्लूकोज अपटेक इंसुलिन के सेल में एंटर करते ही
इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते ही अपटेक बढ़ जाता है। अब ये इंसुलिन यदि बाइंड न हो तो ग्लूकोज का सेल में अपटेक नहीं होगा, वो ब्लड में रहेगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये जो डायबिटीज़ जो होता है दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 मेलाइटस। चूँकि ये रोग इंसुलिन के कारण से होता है इसलिए इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। और जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डायबिटीज़ के कारण नहीं बढ़े तो उसको रोग को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अर्थात जब ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन की कमी के कारण बढ़े तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जबकि किसी अन्य कारणों से शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़े तो उसको हमने नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा। तो दो प्रकार की डायबिटीज़ हुई, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, आप समझने की कोशिश करिए दोनों प्रकार के डायबिटीज़ में क्या बेसिक डिफरेंस है। कि टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल के द्वारा अपटेक नहीं किए जा रहे, तो जो इंसुलिन की मात्रा का सीक्रेशन होता है वो ओरिजिनली कम होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ये देखिए ब्लू कलर में इंसुलिन है लेकिन ये इंसुलिन सेल के रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता, तो जो ग्लूकोज होता है वो बाहर पड़ा रहता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा में कमी है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो है लेकिन वो काम का नहीं है और सेल उसको रिसीव नहीं कर पा रही, यानी कि इंसुलिन सेल के ऊपर स्थित रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं हो पाते। जब ये बाइंड ही नहीं हो पाएंगे तो इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब ये इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का अपटेक सेल के द्वारा नहीं होगा। जब सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा तो ग्लूकोज ब्लड में रहेगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इस अवस्था को हम अति ग्लूकोज रक्तता हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, जो कि डायबिटीज़ का लाक्षणिक लक्षण होता है। इस प्रकार दो प्रकार की डायबिटीज़ हुई, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 जो होती है वो जन्म अथवा 25-30 सालों तक जो हो सकती है वो डायबिटीज़ 1 है। लगभग 40 साल और उसके बाद जो लेटर एज के अंदर होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। जो डायबिटीज़ मेलाइटस 1 होता है, एक नॉर्मल पैनक्रियाज होता है जिससे कि कोई रोग नहीं होता, तो उस अवस्था में ये बीटा सेल हेल्दी होती है। बीटा सेल के द्वारा सफिशेंट मात्रा के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन किया जाता है। जबकि डायबिटीज़ 2 के अंदर जो मेलाइटस टाइप 1 होती है उसमें बीटा सेल ही कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हेल्दी पैनक्रियाज में पर्याप्त मात्रा में बीटा सेल होती है जो इंसुलिन का स्त्रावन करती है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल की मात्रा कम होने के कारण अथवा नष्ट होने के कारण जो इंसुलिन सीक्रेशन ही होता है वो ही अपर्याप्त या नहीं होता, उसके कारण से होने वाले रोग को डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 कहते हैं। अब इंसुलिन जो होता है वो सेल को, जैसे अपन ने पीछे भी स्लाइड में देखा था, अनलॉक करता है। तो ये इंसुलिन आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक चाबी की तरह आता है, चाबी की तरह आकर ये सेल को अनलॉक करता है। ये जैसे ही चाबी लगती है तो ग्लूकोज गेट ओपन हो जाता है और ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर जाता है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की जो बीटा सेल से सीक्रेट होता है वो रेस्पॉन्ड जिम्मेवार है ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए।
और ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर जाएगी और उससे एनर्जी बनेगी और यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी होगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। यदि ये नहीं आएगा, यदि ये चाबी नहीं खुलेगी, ग्लूकोज गेट ओपन नहीं होगा, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, सेल में एनर्जी कम होगी, व्यक्ति थका थका महसूस करेगा, व्यक्ति में लेजीनेस होगी, व्यक्ति में सुस्ती रहेगी। ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के लक्षण होते हैं। अब जो ग्लूकोज होता है वो फैट सेल में भी डिपॉजिट होता है। ये देखिए, फैट सेल में डिपॉजिट होता है, मसल्स में डिपॉजिट होता है, लीवर में डिपॉजिट होता है। तो पैंक्रियाज जब इंसुलिन सीक्रेट होता है तो इंसुलिन को यूटिलाइजेशन करके डिपोजिशन का काम करता है। ग्लूकागॉन जब आता है तो वो ग्लूकोज को लीवर से भी रिलीज़ करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो इंसुलिन सीक्रेट होकर उस ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देंगे। अब इस चित्र में आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंसुलिन एक्शन डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 पे होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर सीक्रेशन ही नहीं होता, तो सीक्रेशन नहीं होने के कारण से ग्लूकोज इनटेक नहीं होता और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये देखो आप इस चित्र में, जब इंसुलिन आ ही नहीं रहा तो ग्लूकोज इनटेक सेल में नहीं होगा। जब सेल में ग्लूकोज इनटेक नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जबकि हेल्दी पर्सन के अंदर इंसुलिन सेल के ऊपर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा तो ग्लूकोज गेट ओपन हो जाएगा और ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ नहीं पाएगा। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसके अंदर आप 2 टाइप डायबिटीज देखें कि बीटा सेल है, इंसुलिन भी सीक्रेट हो रहा है, लेकिन ये इंसुलिन सेल के साथ बाइंड नहीं होता तो ग्लूकोज गेट ओपन नहीं होता और रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत बेसिक डिफरेंस है। डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है, बीटा सेल नहीं है, बीटा सेल डिस्ट्रॉयड है। टाइप 2 के अंदर बीटा सेल है, इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, लेकिन ये इंसुलिन इसलिए काम का नहीं है क्योंकि इंसुलिन सेल के ऊपर स्थित जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड ही नहीं हो पाता। जब बाइंड ही नहीं हो पाता तो ग्लूकोज गेट ओपन नहीं होता सेल का, ग्लूकोज का अपटेक नहीं होता, वो ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहता है। इससे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होने लगता है। इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं जो डायबिटीज़ 2 होता है, इसमें जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो हो ही नहीं पाता। तो ग्लूकोज का जब अपटेक नहीं होगा तो ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो ब्लड में बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस की जो हिस्टोलॉजी देखी गई है दोनों प्रकार के रोगियों में, तो दोनों प्रकार में टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसके अंदर तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई है। बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय हो गई है तो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन सीक्रेट नहीं किया जाएगा, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल मिनिमाइज हो जाती है। टाइप 2 के अंदर बीटा सेल है, लेकिन इसके द्वारा स्रावित इंसुलिन जो होता है वो काम का नहीं है। सेल की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसमें बीटा सेल है ही नहीं टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता। टाइप 2 में बीटा सेल है, लेकिन उनके द्वारा स्रावित जो इंसुलिन होता है वो काम का नहीं होता, बेकार होता है, वो ग्लूकोज अपटेक को नहीं बढ़ा सकता सेल के अंदर, इसलिए ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेटिस को देखो, इस स्लाइड्स के अंदर मेंटेन करते हुए देखते हैं। इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, जब लेवल बढ़ता है तो आप देखेंगे कि पैनक्रियाज सीक्रेट करता है इंसुलिन। पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है तो जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है वो लीवर में जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है,
वो मसल्स के अंदर जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज का लेवल डाउन होने लगता है, गिर जाता है। इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया डाइजेशन के बाद ग्लूकोज को, तो पैनक्रियाज की बीटा सेल ने इंसुलिन भेजा। इंसुलिन ने उस ग्लूकोज को जो रक्त में है सेल्स में अपटेक किया। इन सेल्स के अंदर लीवर में ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ और मसल में भी जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। तो जब लेवल कम हो गया तो पैनक्रियाज ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, लीवर और मसल्स दोनों में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देगा, ग्लूकोज फ्री हो जाएगा, ब्लड फिर उसको अपटेक कर लेगा, एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो ग्लूकोज का लेवल का बढ़ना, ग्लूकोज लेवल का गिरना, ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकागॉन के द्वारा मेंटेन होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने डायबिटीज़ मेलाइटस की फिजियोलॉजी, उसके लक्षण देखे, किस प्रकार से ये हार्मोन बॉडी सेल्स पे काम करके रोग का कारण बनते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।